हेलो, वेलकम बैक एंड मोस्ट वेलकम कि आप लोग 11th क्लास में आ चुके हो। तो 11th क्लास के अंदर जो हमारा अकाउंट्स का टॉपिक है एंड बीएसटी का जो लेक्चर्स हमारे पास रहेंगे वो इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला चैप्टर, बिकॉज बेसिकली अकाउंटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है कि क्या एग्जैक्टली अकाउंटिंग में होता क्या है, क्या फायदे क्या नुकसान, वो सारा का सारा ब्रीफ हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। मेक श्योर नोट्स बनाते रहिएगा, बिकॉज नोट्स आपको आपके एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन की अगर बात करो बेटा, तो अकाउंटिंग के अंदर ना हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। रीज़न क्या होता है इसका? सिंपल सी बात है, पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है, किसी भी चैप्टर को, किसी भी नई चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग बोलते कैसे हैं। तो देखो क्या लिखा है, कह रहे किसी भी बिजनेस की बात करें हम लोग तो क्या क्या लिखा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट। हर बिजनेस का एक सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि हमें प्रॉफिट को अर्न करना है। जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ज्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिलेंगे, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं ना, अच्छा चला सकते हैं बिजनेस को। तो प्रॉफिट को कितना अर्न किया ये जानना हर बिजनेसमैन चाहता है। तो कैसे जाना जाएगा, क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जैसे ही मेरा एक साल खत्म होगा, हर बिजनेसमैन क्या जानना चाहता है, वॉन्ट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट दे हैव अर्न। या फिर लॉसेस भी तो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ना बिजनेस करने का मतलब तो यही होता है, बिजनेस में रिस्क होता है हमारा। तो बिजनेस में एक साल खत्म होने के बाद अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना जरूरी है, और मेजर होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स और लॉसेस अर्न बाय द बिजनेस। ठीक है, कि कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना लॉस जनरेट किया है, हाउ मच स्टॉक, कितना सामान हमारे पास है जो हमारे वेयर हाउसेस में पड़ा हुआ है, कितना बिजनेस के ऊपर कर्जा है अवेलेबल। लाइबिलिटीज का मतलब होता है बेटा कर्जा, हम आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे इन सब इस टर्म के बारे में। अभी आप इतना समझ लो, लाइबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है क्या बेटा, कर्जा, कर्ज। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मेरा कर्जा। तो जितना ज्यादा कर्ज हमारे पास अवेलेबल है वो मुझे पता होना चाहिए ना कि भैया हाउ मच अमाउंट, कितना मुझे देना है और कितना मुझे लेना है। ये सारी बातें आपको कौन बताएगा, ये सारी बातें आपको पता रखते हैं बेटा अकाउंटिंग से। ठीक है, तो क्या लिखा है, सो मैनी अदर फैक्टर्स, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं जो बिजनेसमैन जानना चाहता है, जिनके आंसर्स वगैरह वांट्स टू नो ऑन द डेली बेसिस, मंथली बेसिस या फिर एनुअल बेसिस। तो अकाउंटिंग में बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस कर रहा है बेसिकली, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अ बिजनेस। वो सारी बातें आपको, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे बिजनेसमैन के, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब आगे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू अटेन, अगर आप चाहते हो ये सारे इंफॉर्मेशंस को जानना तो क्या चाहिए, इट इज एसेंशियल टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब इस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का देखो बेसिकली मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग के बारे में छोटा सा मैं आपको जरा ब्रीफ दूं तो अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है। देखो, अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है पैसे का हिसाब किताब रखना, इसी को ही अकाउंटिंग कहा जाता है, दैट्स इट। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको दिए बेटा 1 लाख रुपए, मैंने बोला लो बेटा 1 लाख रुपए लो, और जाके ना आपको इसे 1 महीने में खर्च करके आना, या फिर मैंने एक टाइम फ्रेम दिया आपको और बोला मैंने इसे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जाके आपको ना क्या करना है, इसे खर्च करके आना है। बट एक कंडीशन के साथ, कि मैंने बोला जब आप इसे खर्च करोगे ना तो खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां भी आप इसे खर्च करोगे उसका रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ठीक है, कैसे खर्च किया, कितना खर्च किया, ठीक है, क्या खरीदा, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आपसे चाहिए। और सेम चीज मैंने आपके फ्रेंड के साथ भी करी। अब यहां पे लगा लो, ये हो गया आप मिस्टर ए और ये हो गया सेकंड बंदा जो इसका नाम क्या है, मिस्टर बी। इसको भी मैंने दिए 1 लाख रुपए और मैंने इसको भी बोला बेटा जाओ आप दोनों खर्च करो। खर्च करने के बाद मुझे महीने के खत्म होने के बाद मुझे इस 1 लाख का हिसाब किताब दे देना। तो मुझे एक बात बताओ, कितने परसेंट चांसेस होंगे कि इन दोनों ने अपना डाटा जो रिकॉर्ड मेंटेन किया है वो सिमिलर वे में किया होगा। मतलब जैसा ए ने डाटा मेंटेन किया है वैसे ही बी ने भी मेंटेन किया होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, जैसे मिस्टर ए की अगर मैं बात करूं, मिस्टर ए ने प्रॉपरली मेंटेन किया है, क्या मेंटेन किया प्रॉपर बेसिस पे, उसने प्रॉपरली डेट का मेंटेन किया है कि भैया किस डेट को मैंने खर्च किया। ठीक है, क्या आइटम मैंने खरीदा ये भी उसने मैनेज किया, और उसने कितने रुपए खर्च किए वो भी मेंशन किया। तो मिस्टर ए ने ये 3 चीजें मेंटेन करी। अब आ जाओ मिस्टर बी पे, तो क्या मिस्टर बी भी सेम चीज करेगा, क्या मिस्टर बी भी ऐसे ही डाटा रिकॉर्ड करेगा? हो सकता है ना कि वो और ज्यादा थोड़ा डिटेल में कर ले या फिर बहुत कम करे। तो डेट हो गया, इसने डेट लिख लिया, इसने आइटम भी लिख ली, फिर इसने क्वांटिटी भी लिख ली कि कितनी क्वांटिटी परचेज करी, फिर इसने रुपीज भी लिख लिया, और इसने
नेचर भी लिखा कि खर्चा किस तरीके का है, मेरा एंटरटेनमेंट का खर्चा है, पढ़ाई लिखाई का खर्चा है। तो देखो हर बंदे का ना तरीका अलग अलग होता है डाटा को मेंटेन करने का, बट यहीं पे प्रॉब्लम होती है। अकाउंटिंग बेसिकली क्या बताता है, अकाउंटिंग आपके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की बात करता है। क्या बोला है कि जब डाटा मेंटेन कर रहे हो ना तो दोनों को एक सेम तरीके से करना, एक सिस्टम होता है हर काम को करने का, वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वही आपको अकाउंटिंग सिखाएगा और कुछ नहीं सिखाएगा। क्लियर? तो अकाउंटिंग के बारे में आप बस इतना समझ सकते हो कि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने की बात करता है। कैसे मेंटेन करना होता है, क्या करना होता है, वो सारी की सारी बातें हमें अकाउंटिंग सिखाएगा, जो हम अपने 11th क्लास के कोर्स में कंप्लीट बेसिस पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया अकाउंटिंग एग्जैक्टली होता क्या और क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग भैया किसने इजाद करी? कोई तो होगा जिसने सबसे पहले अकाउंटेंसी बनाई है। ठीक है, तो वो अकाउंटिंग किसने इजाद करी? तो अकाउंटिंग इजाद करने वाले हमारे जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग जिन्हें हम बोलते हैं दैट इज लूका पासियोली। लूका पासियोली का जो नाम है वो अकाउंटिंग के फादर के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ अकाउंटिंग इन्हें हम बोलते हैं, बिकॉज he was the first person to publish comprehensive treatment on the double entry accounting system। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को टिटराइज मतलब कैसे करना है, क्या चीजें होती हैं, इंप्लीमेंटेशन, इनको समझना, इनको बताना लोगों को, वो सब किसने बताया था? वो सब लूका पासियोली जी ने बताया था। पॉइंट आता है कि आप कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो लूका बेटा किसका है? लूका के आप कंपैरिजन बता सकता हूँ। लूका में बेटा एक मूवी आई थी जिसका नाम था अपने, आप सब लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, धर्मेंद्र जी की पूरी पूरी फैमिली इसमें काम कर रही है। धर्मेंद्र जी हैं, सनी देओल जी हैं और बॉबी देओल जी हैं। इस मूवी का जो विलन है उसका नाम है लूका। ठीक है, तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो कि हाँ भाई अपने मूवी का विलन कौन है। अपने मूवी का विलन है लूका, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि लूका पासियोली हमारे क्या है? फादर ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, दिस सिस्टम इज यूज्ड बाय द बिजनेसेस अराउंड द वर्ल्ड टुडे। और जो सिस्टम इन्होंने बना दिया लूका पासियोली जी ने, वही सिस्टम आज के टाइम पे भी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पासियोली वाज एन इटालियन मैथमेटिशियन। अब आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि जो लूका पासियोली जी है वो है क्या, उनका प्रोफेशन क्या? तो भैया ये इटली के अंदर एक क्या थे? मैथमेटिशियन अवेलेबल थे, जो जिनका टाइम फ्रेम कब से कब तक ये जिंदा रहे, ये रहे इस टाइम में जिंदा। सो बेटा सर इसमें इनका स्टार्ट बॉर्न यहाँ हुआ था, इनकी डेथ यहाँ पे हुई थी, तो सर इन्होंने अकाउंटिंग कब बनाई थी? तो बेटा अकाउंटिंग बनाने की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग बनाने के लिए आप ईयर याद रख सकते हो, ये 1494 के अंदर इन्होंने अपनी अकाउंटिंग, जो डबल एंट्री सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के अंदर, वो सारा का सारा इन्होंने इस ईयर में डेवलप किया था। ओके, तो ये आपको सब क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर जहां पे हम सबसे पहले अब स्टार्ट होगा मेरा मेन चैप्टर दैट इज डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एग्जैक्टली में क्या होता है और कैसे कैसे हम चीजों को समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग क्या है। तो देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। मतलब आर्ट क्या 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 मतलब हो गया? आर्ट का मतलब होता है बेटा कला, है ना। आप कोई भी चीज नई चीज सीखने जाते हो, डांस फॉर्म हो गया, इस पेंटिंग वगैरह हो गया, है ना, आपको कुछ भी चीज सीखनी है, कुकिंग वगैरह हो, ये सब क्या है? ये सब भी तो आर्ट ही है। तो ये अकाउंटिंग के बारे में भी क्या बोला गया? अकाउंटिंग एक आर्ट है जहां पर आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे समराइज करते हैं, और कैसे ये सब करने के लिए क्या चाहिए आपको? एक सिग्निफिकेंट मैनर है, अपने तरीके से नहीं करना, एक तरीका है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी चीजें करनी है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। एंड करते टाइम ये भी ध्यान रखना है, कह रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में होना जरूरी है। किसका? सभी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का। देखो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस के अंदर जब भी हम कोई चीज कर रहे हैं, लेन देन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और आप सर्विस ले रहे हो, ये क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है, बट यहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। मैंने आपसे कोई चार्जेस तो लिए नहीं है ना, ना ही आप मुझे कोई चार्जेस पे करो। दिस इज नॉट काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये सोशल वेलफेयर आप बोल सकते हो कि मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, आपके अच्छे नंबर आ जाए, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए उसके लिए। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत मेरा अलग इंटेंशन है कि यूट्यूब पे मेरा चैनल ग्रो हो जाए, तो वहां से मुझे कुछ इनकम जनरेट हो जाए, वो एक सेकेंडरी चीज है। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बीच में मेरे बीच में कुछ है नहीं। लेकिन अगर कोई मेरी क्लास के अंदर ज्वाइन करता है तो वहां से मुझे जो चार्जेस मिलेंगे वो एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है, बिकॉज मैंने सर्विस दी, बच्चे ने मुझे उस क्लास के पेमेंट मुझे दिया है, तो वो क्या है बेटा? वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम ट्रांजैक्शन बोलूं या फिर मैं उसे इवेंट भी बोल सकता हूं। आगे क्या लिखा है? इन विच आर इन पार्ट
एटलीस्ट कह रहे जिसमें इन पार्ट कम से कम कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना जरूरी है। फाइनेंशियल कैरेक्टर का यहाँ पे मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे इसका मतलब होता है रुपीज, पैसा, पैसा इन्वॉल्व होना जरूरी है। एंड ये सब करने के बाद समराइज कर लिया आपने, उसके बाद क्या करना है, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। आपने अकाउंटिंग करने के बाद क्या किया, करने के बाद भैया किसको बताओगे ना, कुछ निष्कर्ष निकालोगे कि भैया प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, है ना, ये सब अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो इंटरप्रिटेट करना भी जरूरी है कि आपने प्रॉफिट जनरेट किया, लॉस जनरेट किया बाय एनालाइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि अकाउंट्स में जो जो आपने लिखा हुआ है एक बार बैठ के देखो, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करो, प्रॉफिट निकालो, है ना, ये सब चीजें एनालाइज करो, उसके बाद आपकी अकाउंटिंग पूरी हो जाती है। तो ये आपकी अकाउंटिंग की हो गई डेफिनेशन, ठीक है। और ये डेफिनेशन किसने दी बेटा, ये डेफिनेशन दिया आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंट पब्लिक अकाउंटेंट्स। क्लियर, तो ये हमारी डेफिनेशन। और अगर एग्जाम में अगर आप ऐसी डेफिनेशन मेंशन करके आ रहे हो तो इट इज मैंडेटरी कि आपको क्या करना है, आपको ये वर्ड्स एज इट इज कॉमा टू कॉमा वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली मेंशन करके आनी है। क्लियर, चलो अब थोड़ा सा डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन तो हमने कवर अप कर लिया, अब आ जाओ मतलब लेमैन लैंग्वेज में क्या मतलब होता है हमारा अकाउंटिंग का। तो क्या लिखा है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस को कहा जाता है जहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने का मेरा मतलब ये होता है कि भैया जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं हमारे बिजनेस से उसका लेना देना है या नहीं है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड थोड़ी करूंगा मैं, मेरा खुद का पर्सनल लाइफ भी है, मेरी खुद की बिजनेस लाइफ भी है। ठीक है, मैं अपने बिजनेस के लिए अपने ऑफिस के स्टाफ को लेके डिनर पे गया, वहां पे बिल वगैरह आया, वहां मैंने पेमेंट कर दिया, तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन एक बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब मैं अपनी फैमिली को लेके अपने डिनर पे गया, वहां पर भी मैंने बिल अमाउंट पे किया, तो ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ ट्रांजैक्शन जरूर है बट इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मुझे पहले क्या करना होता है बेटा, आइडेंटिफाई कि भैया मैं किसको रिकॉर्ड करूंगा, किसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कौन सा मेरे बिजनेस का है, कौन सा मेरा पर्सनल है, किसका कनेक्शन मेरे बिजनेस से है। मुझे सबसे पहला वो काम आइडेंटिफाई करना। देन उसके बाद अगला स्टेप आता है बेटा रिकॉर्डिंग का, कि अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, चलो अब इसे रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्डिंग कहां की जाती है, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए एक अलग जगह अवेलेबल है, बिकॉज रिकॉर्डिंग करने मतलब क्या होता है, लिखना। कहीं जो लिखोगे ना आप, तो लिखने के लिए जो जगह अवेलेबल है उस जगह का नाम होता है, उस बुक का नाम होता है बेटा क्या, जर्नल। ठीक है, एक बुक है आपकी जहां पे, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग या फिर अकाउंटिंग, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग ही बोलते हैं इसे हम। तो जनरल के अंदर सबसे पहले हम डाटा मेंशन करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे क्लासिफिकेशन। अब जैसे ही मैंने डाटा मेंशन कर दिया, उसको अलग अलग करना है, सेपरेट छटनी करनी है बेसिकली। क्लासिफिकेशन में क्या होता है थोड़ा आगे चलेंगे तब समझाऊंगा क्लासिफिकेशन, बिकॉज यहीं समझा जाए तो आगे टाइम आपको नहीं मिलेगा। अभी मेरा काम क्या है, केवल डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करना। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है बेटा, समराइज करना, समराइजिंग करना पड़ेगा मुझे, प्रॉफिट लॉस निकालना वगैरह वो सारी चीज समराइज करना है इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद मुझे सारे डाटा को एक बार इंटरप्रिटेट करना है और उसके बाद बताना भी है। किसको बताना है, क्या बताना है, अपने बिजनेस की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको बताना है, जो जानना चाहता है। कौन जानना चाहता है, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, जब आएगा तब बताऊंगा। बेसिकली आप इसे लिख सकते हो, कम्युनिकेटिंग द डाटा टू द यूजर्स, यही लिखा होगा। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, किसको बतानी है, टू इट्स यूजर्स, ताकि वो क्या कर सकें, जजमेंट ले सकें, और क्या कर सकें, वो डिसीजन ले सके कि भैया हमें बिजनेस में आगे क्या करना है, कैसे करना है, आगे और ग्रो करना है या फिर अभी थोड़ा वेट करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन के डिसीजन वगैरह लेने का काम किसका है, मैनेजमेंट का है, ऑनर का है। बाहर जो बैंक से लोन ले रहे हैं हम, तो लोन वाला ये पढ़ेगा इंफॉर्मेशन और क्या देखेगा कि मुझे ऐसे लोन देना है या नहीं देना है, वो सब यूजर ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो टॉपिक आएगा, सेकंड लास्ट टॉपिक है तुम्हारे इस चैप्टर का, हम डिटेल में तब अच्छे से करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अभी के लिए हमारी डेफिनेशन क्लियर है आपको। तो देखो बेटा, ये मीनिंग वाला जो पार्ट है ना, इसी टॉपिक में इस लाइन के अंदर आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर हो चुके हैं। ठीक है, जो अगला टॉपिक हमारे पास है, तो चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। देखो क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो आप इसे, या फिर आप इसे बोल सकते हो बेटा फीचर्स। ठीक है, इसे फीचर्स भी कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर आपको बोले कि व्हाट इज फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो आप यही मेंशन करोगे, कभी भी कुछ उल्टा पुल्टा मतलब क्या जाना कि सर फीचर्स तो आपने कराए नहीं थे, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही फीचर्स की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, मेरा सबसे पहला पॉइंट सेम वही मैंने अभी बताया था आपको, आइडेंटिफाई।
कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, पहला स्टेप यही है। अच्छा, आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए आपको? बिल्स चाहिए ना, कि भैया बिल लिया था मैंने, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, रेस्टोरेंट वाले ने मुझे बिल दिया, बिल लेके मैं आ गया, सारे बिल सामने रखे हैं, अब इसको निकालो भाई, ये बिजनेस का है, ये बिजनेस का नहीं है, ये बिजनेस का है, ये बिजनेस का है ना? जो बिजनेस का है वो रखते जाओ, जो बाकी हैं सब साइड करते जाओ। तो क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मुझे क्या करना है? केवल बिजनेस ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर फाइनेंशियल कैरेक्टर हो। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब क्या होता है? पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट का मतलब तो समझ में आता है, सोर्स का मतलब क्या है कि कहीं पर भी आपने किसी को पैसा दिया या किसी से पैसा लिया तो उसका कोई तो डॉक्यूमेंट होगा, कोई तो सोर्स होगा, ठीक है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ भाई ये है ना? जैसे आप मेट्रो में ट्रेवल करने जाते हो तो मेट्रो में क्या है, आपने जैसे ही रिचार्ज कराया तो स्लिप मिलती है आपको, तो वो क्या है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट है। आपने कोई फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर किया, तो जब ऑर्डर करते हो सामान आता है, सामान के साथ एक बिल भी आता है आपका, चाहे वो ऑनलाइन आए बट बिल जरूर आता है, वो हो गया। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो किसी को भी सामान अगर आप बेचोगे तो उसको बिल निकाल के दोगे, वो सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। तो जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट है उनके बेसिस पर मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये मेरे बिजनेस का है, ये बिजनेस का नहीं है। जैसे इनवॉइस हो गया, कोई एग्रीमेंट हो गया, कोई कैश मेमो हो गया, ये सारी चीजें, इन सबको मेजर करना जरूरी है किसमें? एंड मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी, कि भैया मुझे बिल के साथ साथ ये भी देखना है कि ये मेजरेबल है या नहीं है। किसमें? टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसे के फॉर्म में उसमें कोई इंफॉर्मेशन लिखी भी है नहीं लिखी है। भाई बिल तो अवेलेबल है लेकिन पैसे ही अवेलेबल नहीं है उसके अंदर, तो फिर उसका क्या फायदा? तो हमें क्या करना है, उसके अंदर पैसे भी चेक करना है कि कितने रुपए का वो बिल बना है आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। रिकॉर्डिंग, ये भी मैंने आपको समझाया था अभी कि रिकॉर्डिंग बेसिकली क्या होता है। रिकॉर्डिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया मुझे उसे लिखना पड़ेगा, तो कहां लिखेंगे उसे हम देखते हैं एक बार। द नेक्स्ट फंक्शन या फिर इसको बोलो फीचर ऑफ अ अकाउंटिंग इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। मुझे क्या करना है? एक सिस्टमैटिक तरीका होता है रिकॉर्डिंग करने का, तो सिस्टमैटिक तरीके से मुझे डाटा रिकॉर्ड करना है कहां पर? विच आर आइडेंटिफाइड, जिनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। किसमें आइडेंटिफाई करना है बेटा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है बेटा डेट वाइज, जैसे ही आया रिकॉर्ड करो, जैसे ही आया रिकॉर्ड करो। जैसे आप स्कूल्स की पेमेंट देने गए हो ना, तो ऐसा होता है क्या, आप मान लो आप अपने फीस काउंटर पे खड़े हो और आपके आगे 10 बच्चे खड़े हुए हैं, तो ऐसा होगा कि केवल फर्स्ट क्लास के बच्चे ही पहले पेमेंट होगी, फिर सेकंड क्लास की होगी, फिर थर्ड क्लास की होगी, ऐसा पेमेंट होता है? नहीं, पहले नंबर पर जो खड़ा हुआ है, जिसके पैसे आए रिकॉर्ड कर लो, दूसरे नंबर पर जो बच्चा आया उसकी पेमेंट आई फिर रिकॉर्ड कर लो, तीसरे नंबर पर जिसका पैसा आया फिर रिकॉर्ड कर लो। तो इसको बोलते हैं बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जैसे ही जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती रहेंगी हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, डेट वाइज भी करना है मुझे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड, ठीक है। ऑफ देयर अक्रेंस इन, कहां रिकॉर्ड करना है बेटा? आपको रिकॉर्ड करना है कहां? लिखवाया था ना मैंने अभी आपको, जर्नल में रिकॉर्ड करना है। और कहां रिकॉर्ड करना है? सब्सिडरी बुक्स में। देखो कुछ डाटा ऐसा होता है जो जनरल में ना जाके सीधा सब्सिडरी बुक्स में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कैश में पैसा आया तो डायरेक्टली कैश बुक में ट्रांसफर हो जाएगा, परचेज में आया तो परचेज बुक में चला जाएगा, सेल में आया सेल्स बुक में चला जाएगा, या आगे टॉपिक्स आएंगे हमारे पास तब देखेंगे। अभी इनिशियल लेवल पे आप जनरल समझ के रखो कि रिकॉर्डिंग जनरल में करनी है एंड सब्सिडरी बुक्स, इन दोनों सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। क्लियर? तो 2 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। तीसरे पॉइंट में आ जाओ, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। अब मान लो आपने रिकॉर्डिंग करने आए, ठीक है, आपका जो फीस काउंटर पे जो भी आपकी मैम बैठी हुई है फीस कलेक्शन कर रही है, ठीक है, फीस काउंटर पे 10 दिन के अंदर 10 डेज लगा लो, 30 डेज लगा लो, चलो 30 डेज हो चुके हैं, महीने का बिल्कुल लास्ट डे चल रहा है आपका। आपके स्कूल का जो चेयरमैन पर्सन है वो डायरेक्टली जाते हैं फीस काउंटर पे और अपने जो फीस काउंटर मैम बैठे हुए उनसे बोलते हैं सर एक बात बताओ, क्या हमारे 8वीं क्लास के बच्चों का पेमेंट आ गया है सबका? तो कैसे पता लगेगा? आप कहां चेक करोगे? अगर वो फीस काउंटर में जो मैम बैठे हैं, सर बैठे हुए हैं, अगर वो अपने जर्नल की बुक में चेक करेंगे, जर्नल में, तो क्या जनरल के अंदर से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि 30 दिनों के अंदर अंदर, मतलब 1 to 30 डेज के अंदर 8th क्लास में जितने भी बच्चे अवेलेबल हैं उन सबकी पेमेंट आई है या नहीं आई है? इस बात का इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा आपको? जनरल में तो नहीं मिलने वाला। देखो इंफॉर्मेशन जनरल में लिखा है बिकॉज पैसे दिए जाते हैं तो सबसे पहले जनरल में ही उसकी रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन वहां से ढूंढना थोड़ा मुश्किल है।
ठीक है, एक और एग्जांपल, आपके स्कूल्स के अंदर, ये आपका स्कूल है, ये आपके स्कूल्स में ना एक रिसेस का टाइम चल रहा है, ठीक है, ये आपका प्लेग्राउंड हो गया, यहाँ पे आपके सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। अब जब डाटा रिकॉर्ड करने की बारी आती है तो आपके, लेट सपोज स्टार्टिंग में बिल्कुल ये आपका मेन गेट है, यहां से आप एंट्री करते हैं, सारे बच्चे आते हैं। अब जब सारे बच्चे आ रहे हैं स्कूल के अंदर तो क्या होता है, पहले फर्स्ट क्लास के बच्चे एंटर करेंगे गेट से, या सेकंड क्लास के, थर्ड, ऐसे होता है? नहीं, बच्चा जब आता है तो आते आने के बाद चलता रहता है, जो क्लास का बच्चा आया चला गया, मतलब जैसे जो जो बच्चा आता रहेगा यहां से एंट्री करता रहेगा और अपनी अपनी क्लासेस में ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे ही वो गेट के अंदर आया, उसे मैंने बोला रिकॉर्डिंग, कि भैया मेरे स्कूल के सारे बच्चे आ रहे हैं, तो केवल स्कूल के ही एंटर होंगे, बिजनेस के अंदर बाहर वाले तो एंट्री हो ही नहीं सकती आपके स्कूल के अंदर, है ना। तो हमें ये क्या किया, मैंने आइडेंटिफाइड केवल बच्चों को एंट्री दी है। सिक्योरिटी गार्ड कोई दूसरा बच्चा अगर एंट्री करने की कोशिश करेगा विदाउट ड्रेस तो क्या उसे एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिकॉज वो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है। स्कूल ड्रेस आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि हाँ ये बच्चा हमारे स्कूल का है। क्लियर? तो जैसे हमने एंट्री दे दी, इसका मतलब क्या है, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। कहां रिकॉर्डिंग हो गई बेटा? जनरल के अंदर, कि सारे बच्चे आ गए। अब अगर मुझे चेक करना है कि 8th क्लास में कितने बच्चे अवेलेबल हैं, ठीक है, तो क्या मैं काउंटिंग करवाऊंगा अपने सिक्योरिटी गार्ड से कि भाई 8th क्लास के बच्चे चेक करना केवल? नहीं, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधा 8th क्लास के अंदर। ये रही मेरी 8th क्लास, लेट सपोज, ठीक है, ये मेरी 8th क्लास है, यहाँ पे 8th क्लास बैठी हुई है। अब इस 8th क्लास में जैसे ही मैं जाऊंगा तो क्या हो गया, सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासिफाई मैनर में बैठ चुके हैं। 8th वाला 8th क्लास में चला जाएगा, 9th वाला 9th में चला जाएगा, 11th वाला 11th में चला जाएगा, 12th वाला 12th में चला जाएगा। दैट मीन्स जनरल के बाद आता है लेजर। लेजर में क्या होता है, आप सेम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रिकॉर्ड करते हो, एक स्पेसिफिक जगह है वहां रिकॉर्ड कर लोगे। जैसे पूरे महीने में मेरे पास काफी सारे कस्टमर आते हैं, मेरा एक कस्टमर है राम, एक कस्टमर है लेट सपोज मोहन, एक कस्टमर है लेट सपोज मिस्टर अजय। तो ये मेरे कस्टमर्स के नाम दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, हमारे कस्टमर्स है 3 अलग अलग। अब इनसे हमारा रेगुलर बेसिस पे लेन देन चलता रहता है, ठीक है। तो जो भी लेन देन चलेगा, पैसा इन्होंने दिया या लिया, सब जनरल में रिकॉर्ड होता रहेगा पहली बार में। लेकिन अगर मुझे ये पता करना है केवल केवल और केवल मिस्टर राम से मेरा कितना लेन देन बाकी है, मिस्टर मोहन से मेरा कितना लेन देन बाकी है, मिस्टर अजय से मेरा कितना लेन देन बाकी है, तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा क्लासिफिकेशन डाटा, दैट इज लेजर। क्योंकि लेजर में हम क्या करते हैं बेटा, लेजर में हम बनाते हैं अकाउंट्स। तो हमने कौन सा अकाउंट बनाया, राम का अकाउंट बनाया ऐसे। तो राम के अकाउंट के अंदर जितना राम से लिया, राम को दिया, वो सब इसके अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा बस। तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे राम से अगर कुछ लेना देना है तो राम को चेक करूंगा, मैं सबको चेक नहीं करने वाला। तो क्लासिफिकेशन केवल यही इंफॉर्मेशन बताता है आपको। तो देखो क्लासिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजेक्शंस, सो एज ग्रुप ऑफ द ट्रांजेक्शंस जिनका टाइप क्या है, सिमिलर टाइप वाली है, एट वन प्लेस, उनको हम एक जगह पे उठा के रिकॉर्ड कर दे, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंट। उस बुक का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है लेजर। और लेजर अकाउंट्स उसके अंदर बनाए जाते हैं, इसीलिए उसको लेजर कहा जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ये उसका अगला पार्ट है, कह रहा आपने सब कुछ सही किया है, सारा लेन देन ठीक ठाक हुआ है, तो उसके लिए मुझे एक अलग अकाउंट लेजर के बाद बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस, जो कि आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्रिएट करेगा, क्योंकि जितना सामान आया उतना ही पैसा गया, दोनों साइड मैच होना चाहिए, मैच होना जरूरी है। तो वो आपके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अभी फिलहाल इसकी लैंग्वेज के ये लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको यहां तक मेंशन कर दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? चले आगे, चलो। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, समराइजिंग। अब समराइजिंग का मतलब क्या होता है, देखो आपने सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर भी लिया, रिकॉर्ड करने के बाद अगला स्टेप आता है मेरा कि मुझे डाटा को एक तरीके से, एक सही फॉर्मेट में तरीके से मैनेज करना है, कि पूरे साल में मैंने कितना कमाया। ऑनर क्या जानना चाहता है, ऑनर जानना चाहता है कि मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ ये पता लगेगा कहां से, ये पता लगेगा बेटा आपने कितना इनकम जनरेट किया और कितना एक्सपेंस किया, दोनों का डिफरेंस निकालो, आ गया प्रॉफिट। तो वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा समराइजिंग पॉइंट के अंदर। तो क्या लिखा है, द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, जो भी अवेलेबल है कहां पर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, उससे हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, और दूसरा लास्ट बैलेंस शीट बनाने के लिए, इन अ मैनर, इस मैनर में, ताकि यूजर्स के लिए वो इंफॉर्मेशन बन जाए, ठीक है। किसके लिए बना रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस,
जो जानना चाहते हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन से, जो हमारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं मैं, चाहे वो बैलेंस शीट की बात करूं, ठीक है। तो समराइजेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो समराइजेशन में 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं जब हम समराइज करते हैं डाटा को। तो जब भी हम डाटा समराइज करेंगे तो ये आप मेंशन करके चलना अपने पास पॉइंट्स में। तो पहला जो अकाउंट आप बनाओगे दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनाना पड़ता है। और इसके बाद सेकंड जो अकाउंट आप बनाओगे इसके अंदर दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस विल गिव यू द इंफॉर्मेशन हमने कितना कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट, और एक्चुअली में नेट कितना कमाया, ये कमाया। इसका डिफरेंस क्या है लास्ट चैप्टर हमारे पास अवेलेबल है, वहां सिखाएंगे सारी चीजें, तब देखेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि इनसे क्या क्या मिलता है। लास्ट में हमें बनानी पड़ती है क्या, एक बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं क्या, पोजीशनिंग स्टेटमेंट, विच गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ या फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस। आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कितना कर्जा ले रखा है, कितना आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी, बैलेंस शीट में मिलेगी। और ये सारा मटेरियल आप प्रिपेयर करते हो कौन से पॉइंट में, समराइजेशन पॉइंट में। क्लियर, ठीक है सर, ओके। जैसे आपने सब कर लिया, अब अगला स्टेप मेरा क्या आता है बेटा, अगला स्टेप आता है एनालाइज करने का। देखो एनालाइज करने का जो पॉइंट है वो बेसिकली किससे रिलेशन रखता है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आइटम लिखा हुआ है और बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है ना। हम इसको एनालाइज करने की बात कर रहे हैं कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस में जो लिखा है, कितना प्रॉफिट लिखा है, कितना कमाया, कितना खर्चा, कितना इनकम, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। बैलेंस शीट में कितना बिजनेस में लगा हुआ है, कितना कर्जा ले रखा है, ये सब बातें वहां लिखी हुई हैं। अब हमारा एनालिसिस का पर्पस क्या है, कह रहा था पर्पस ऑफ एनालाइजिंग इज टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। क्या मोटिव है कि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखना चाहते हैं, हम बिजनेस में कितना कहां स्टैंड करते हैं। देखो ज्यादा कर्जा ले रखा है तो जाहिर सी बात है बिजनेस ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, है ना। ज्यादा एसेट्स लगा रखे हैं, उन एसेट्स को सही तरीके से इस्तेमाल हो भी रहा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कमा पा रहे हैं नहीं कमा पा रहे हैं, ये सारा काम किसका है, एनालिसिस का पॉइंट है। एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस, एनालिसिस में यही चेक करना पड़ता है मुझे मेरे बिजनेस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ताकि हम उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकें। वीकनेस क्या है मेरी बिजनेस की, जो पता कैसे लगेगा, अगर लॉस कमा रहे हैं जाहिर सी बात है कहीं तो हम लैग कर रहे होंगे ना, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से लॉस हो रहा है मेरा, ठीक है। मेहनत बराबर कर की जा रही है लेकिन लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, वो वीकनेस है आपकी। उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करेंगे एनालिसिस वाले पॉइंट में। देन इट प्रोवाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये सारी, ये किसके लिए, ये बेस है मेरा किसका, इंटरप्रिटेट करने का। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि आपको नजर रखनी है, ध्यान देना है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, एक मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन निकालेंगे कि भैया ये हुआ है, इस वजह से हुआ है। तो क्या लिखा है, इट इंटरप्रिटेटिंग, अगला पॉइंट है। बुक में आपको एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एक साथ दिया हुआ है, मैंने अलग अलग कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, इट इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग, आपको एक्सप्लेन करना है, किस क्या एक्सप्लेन करना है, द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस। देखो आपने क्या किया था, एनालिसिस के पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में क्या किया है, एनालिसिस किया है। उस एनालिसिस को मीनिंग में उसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, किसको एक्सप्लेन करना है, यूजर ऑफ अकाउंटिंग को। क्या लिखा है, इंटरप्रिटेशन शुड बी यूजफुल टू द यूजर्स सो एज टू इनेबल देम टू टेक द करेक्ट डिसीजन, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से एनालिसिस किया और उसका इंटरप्रिटेशन निकाल दे कि भाई देखो हमने ये एनालाइज किया है और इसका इंटरप्रिटेशन ये रहा। एनालिसिस कौन करता है, एक विद्वान व्यक्ति जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज अवेलेबल है। हर कोई एनालिसिस थोड़ी कर पाएगा, ठीक है। अगर आपको मैथ्स आती है तो मैथ्स का मतलब क्या है, मैथ्स का मतलब है ये 2+3 कितना होता है, कौन बता पाएगा, हु इज द पर्सन जिसे मैथमेटिक्स में एडिशन आता है। अगर किसी को एडिशन आता ही नहीं तो वो एनालिसिस कैसे करेगा कि भैया ये सही है ये गलत है। जैसे मुझे मैथ्स आता है तो मैं बोल सकता हूं कि इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा या 5 आएगा। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर 5 आएगा 6 आएगा। आपको एनालिसिस आता है, आपको पता है कि हाँ मैथ्स का सॉल्यूशन इसका सर 6 नहीं होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए 5। दैट मींस यू आर द कैपेबल इनफ कि जो डाटा रिकॉर्डेड है उसका सही और गलत क्या है, उसको बोलते हैं एनालिसिस। देन उसके बाद इंटरप्रिटेशन कि भैया मैंने ये एनालाइज कर लिया है और मेरी रिपोर्ट ये रखी हुई है, इस रिपोर्ट को आप पढ़ लो, हो गया मेरा काम, डन। तो ये मेरा किसका पार्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन का। नेक्स्ट आता है बेटा मेरा किसका, कम्युनिकेटिंग। नाउ कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है,
कम्युनिकेट का मतलब होता है भैया आपने एनालिसिस और इंटरप्रिटेट करके एक डाटा बनाया। अब डाटा बनाने के बाद बताना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा उन यूजर्स को जो जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटेड इंफॉर्मेशन, इससे जो रिजल्ट निकला हमें उसे बताना है, कम्युनिकेट करना है। किसे करना है? इंटरेस्टेड पार्टीज को। हु आर द इंटरेस्टेड पार्टीज? ये टॉपिक में हम आगे करेंगे। इसमें दो पार्टीज मिलती हैं आपको, इंटरनल पार्टीज, और कुछ पार्टीज मुझे मिलती हैं जिनका नाम होता है एक्सटर्नल पार्टीज। इन लोगों को मुझे बताना पड़ता है कि भैया हमने बिजनेस किया और हमारी ये इंफॉर्मेशन है, अब आप देखो आपको क्या करना है, हमारे साथ रहना है या हमसे अलग होके काम करना है। दैट इज इन्वेस्टर हो गए हमारे। ऑनर को बताना पड़ेगा ताकि वो डिसीजन ले सके भैया बिजनेस को कंटिन्यू रखना है या इसमें थोड़ा चेंजेस करने हैं। मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा ताकि वो एक जो फ्यूचर में काम करना है उसके बारे में डिसीजन ले सकें और एक सही डिसीजन तक पहुंच सकें। क्लियर? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको मजा आया होगा, और आपको अगर मजा आया है तो लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट वगैरह क्रिएट कर सकूं उसके लिए। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां पर हम अपने अगले आने वाले टॉपिक्स को भी कवर अप करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके पूरा टॉपिक कवर करेंगे और पूरा सेशन कवर अप करेंगे जहां पर हमारा कंप्लीट अकाउंटिंग बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 11th क्लास गाइस।